95% ऑफ जो एक्ट्स है उनका जो सेक्शन 2 है वो डेफिनेशन क्लोज होता है। ऐसे ही जो बीएनएस का सेक्शन 2 है वो भी डेफिनेशन क्लोज है। इसने रिप्लेस किया है चैप्टर 2 ऑफ द आईपीसी। वहां जो डेफिनेशन स्कैटर्ड थी इनको अल्फाबेटिकली रीअरेंज कर दिया है। हेलो एवरीबॉडी, आई एम एडवोकेट पंकज सीमर एंड यू आर वाचिंग लीगल बाइट्स। जो इंटरप्रिटेशन क्लोज होता है कोई भी एक्ट का, वो हेल्प करता है उस एक्ट को इफेक्टिवली इंटरप्रेट करने के लिए। लाइकवाइज सेक्शन 2 है वो इफेक्टिवली इंटरप्रेट करने में बीएनएस को हेल्प करेगा। तो जो हमारी पहली एक्ट की डेफिनेशन है वो है एक्ट। एक्ट डिनोट्स एज वेल एज सीरीज ऑफ एक्ट एज ए सिंगल एक्ट। तो पहली चीज एक्ट क्या होता है? ये क्या होता है कि एक इवन सिंगल मूवमेंट ऑफ ए मसल। तो मैं जो ये हाथ हिला रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ये सारी क्या है? मूवमेंट ऑफ मसल हो रही है। तो सिंपली क्या है कि मूवमेंट ऑफ मसल भी क्या होगी? एक्ट होगी। तो यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है? एक्ट डिनोट्स एज वेल एज सीरीज ऑफ एक्ट एज ए सिंगल एक्ट। तो मतलब एक एक्ट के अंदर बहुत सारी सीरीज ऑफ एक्ट भी आएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये करा या मैं लिख रहा हूँ, तो मेरी ये हाथ की मसल हिल रही है, ये मसल हिल रही है, मेरे मुंह की मसल हिल रही है। तो मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, ये एक सिंगल एक्ट है, टीचिंग। अब ये टीचिंग की भी जो एक्ट है ना, वो क्या होगी? एक सिंगल एक्ट में रखेंगे। ये नहीं भी कहते इसने पहले कहते हैं ड्रॉ किया कुछ, बोला अलग, ये अलग अलग नहीं है। तो इसको कहते हैं, इन्होंने बोला अलग अलग भी ट्रीट कर सकते हो और आप सिंगल भी ट्रीट कर सकते हो। और ये एक्ट क्या होनी चाहिए? वॉलेंट्री होनी चाहिए। जब तक वॉलेंट्री नहीं होगी तब तक पनिशेबल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, मेरी विशेष के अगेंस्ट मेरे से कोई काम करवाया जा रहा है तो मेरी वॉलेंट्री एक्ट नहीं है। वॉलेंट्री मतलब मेरी मर्जी की एक्ट। तो इसमें अगर हम देखें, इसको हमें पढ़ेंगे सेक्शन 2 क्लोज 25 के साथ, जो ओमिशन के बारे में बात करते हैं। इसकी भी सिमिलर सी डेफिनेशन है। ओमिशन डिनोट्स एज वेल एज सीरीज ऑफ ओमिशन एज सिंगल ओमिशन। अब फॉर एग्जांपल, इसमें ओमिशन क्या होता है? एक नेगेटिव एक्ट होती है कि कुछ करा ही नहीं, कुछ करना था उस पर्सन ने, देयर इज ए ड्यूटी, उसके ऊपर एक ड्यूटी है, लॉ ने लगाई या किसी और कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आई, उसने उस चीज को ओमिट कर दिया। डॉक्टर की ड्यूटी है पेशेंट की केयर करने के लिए। तो इसमें क्या बोला है कि सिंगल एक्ट, या कहते हैं सीरीज ऑफ सिंगल ओमिशन एंड सीरीज ऑफ ओमिशन, वो सारी मिलके कहते हैं एक सिंगल ओमिशन ही बनाएगी। तो ओमिशन भी पनिशेबल तब होगी जब वो कहते हैं लोग उसको कह रहा है कि बाउंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अपने बच्चों को एंड बीवी को मेंटेन करने के लिए एक पर्सन की ड्यूटी है। अगर वो मेंटेन नहीं करेगा तो क्या होगा कि 144 ऑफ बीएनएस जो मेंटेनेंस का सेक्शन है, तो वहां पे उसके खिलाफ एक केस दर्ज किया जाएगा। ऐसे ही केस था ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। यहां पे हस्बैंड को हेड लाइबल करा सेक्शन 307 ऑफ आईपीसी। क्यों? क्योंकि उसने अपनी वाइफ को ना कैद कर रखा था और उसको खाना नहीं दे रहा था। तो उसकी ड्यूटी थी उसको खाना प्रोवाइड करने के लिए, बट उसने क्या करा? उस ड्यूटी को ओमिट कर दिया। ओमिट करने के बाद उसको क्या रहा? उसको स्टारवेशन के लिए रखा। भी ये कहते हैं भूखी मर जाएगी, मरी जाएगी ये। तो यहाँ पे उसकी कहते हैं उसने एक्ट नहीं करी। देखो, एक्ट करने के लिए 307 के लिए क्या होगी? कोई हथियार से, पैने हथियार से, कोई भी हथियार से किसी वाइटल ऑर्गन पे अटैक कर दिया। बट यहाँ पे क्या है कि उसने ओमिट कर दिया। यहाँ उसकी ड्यूटी थी, उसने ओमिट कर दिया। स्टिल दैट ओमिशन इज लाइबल। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी एनिमल। एनिमल मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग से अलग कोई भी एनिमल होगा, ठीक है। इसको हम रीड करेंगे सेक्शन 2 क्लोज 6 के साथ। अब 2 क्लोज 6 क्या बोलता है हमें? डेथ मीन्स द डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओनली ह्यूमन बीइंग की होगी डेथ। तो जो मर्डर वाले जो केसेस हैं, जो सेक्शन 100, 101 जो कल्पेबल होमिसाइड है, तो वहां पे कहते हैं किसी अगर जानवर को आपने मारा ना तो मिसचीफ में जरूर चला जाएगा, बट वो मर्डर के अंदर नहीं आएगा। तो ये जो चीजें हमें जो डेफिनेशन ऐसे फायदा देती है कि लोगों को अच्छे से इंटरप्रेट करने के लिए। तो डेथ मीन्स डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग अनलेस कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट। तो यहाँ पे जो हमारी डेफिनेशन है, एनिमल मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर, कोई भी लिविंग क्रिएचर होगा बट ह्यूमन बीइंग नहीं होगा। चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। जो आईपीसी थी इसके अंदर ये डेफिनेशन नहीं थी, तो ये डेफिनेशन न्यूली एडिड डेफिनेशन है। और इसको क्या करा है, जो सेक्शन 2 क्लोज 35 था, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसका जो सेक्शन 2 क्लोज 35 उसमें जुवेनाइल की डेफिनेशन दे रखी है। सिमिलर डेफिनेशन है, उसमें भी यही है कि चाइल्ड मीन्स अ पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। तो ये स्पेसिफिकली क्यों डिफाइन करी गई है? क्योंकि एक तो जो ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड है, हमने उसको कहते हैं ग्रीवियसली पनिश करना है।
दूसरा कि जो चाइल्ड की जो डेफिनेशन, चाइल्ड है ना, जो चाइल्ड के लिए स्पेशल राइट्स भी हैं जो जस्टिस जुवेनाइल जस्टिस केयर एक्ट के अंदर स्पेसिफिकली दिए हुए हैं, कि इनको जैसे पनिशमेंट कम से कम होगी तो इनको एज ए मेजर ट्रीट नहीं किया जाएगा, तो कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, तो इसीलिए एक स्पेशली डेफिनेशन जरूरी थी। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है काउंटरफिट। अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफिट हु कॉज वन थिंग टू रिजेंबल अदर थिंग। तो यहाँ पे क्या है, एक चीज को दूसरी चीज से रिजेंबल करवाना है, जैसे एडिडास एबिबास। इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेंबलेंस, यहाँ पे इंटेंशन होगी उसकी। द टू प्रैक्टिस डिसेप्शन, अब उसकी सबसे मेन इंग्रेडिएंट यहाँ पे इसका है कि डिसेप्शन को प्रैक्टिस करना है। डिसेप्शन क्या होता है, छल कपट, कि किसी पर्सन को एक चीज ऐसे बिलीव करवाना कि ये वही सेम चीज है। एडिडास है, उसी का जैसा एबिबास बना दिया, तो ये जूता है जी जो एबिबास है, कोई देखता नहीं उसको, डी का बी बना दिया तो सोचता भी एडिडास का ही जूता होगा। और नोइंग, यहाँ पे चाहे तो इंटेंशन हो सकती है या नॉलेज हो सकती है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकती है। डेट टू बी लाइकली डेट डिसेप्शन विल बी प्रैक्टिस्ड, तो चाहे तो नॉलेज होगी या इंटेंशन होगी इस पर्सन की। चाहे तो इंटेंशन है कि मुझे ऐसा सेम सेम एग्जैक्ट दिखाना है, अदरवाइज उसकी इंटेंशन ना होगी, बट उसको ये पता है यार अगर मैं एबिबास का बनाऊंगा तो लोग कहीं ना कहीं मिसगाइड होंगे उस चीज से। इट इज नॉट एसेंशियल टू काउंटर फिटिंग दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। अब एडिडास का जो फर्स्ट कॉपी बना देते हैं, कोई जरूरी नहीं है फर्स्ट कॉपी होनी चाहिए चीज। इनफैक्ट अगर वो कहते हैं एडिडास का एबिबास बना दिया, तो वो भी कहते हैं इसके अंदर आएगा। पूमा का टूमा बना दिया। When a person causes one thing to resemble, अगर कोई पर्सन एक चीज को रिजेंबल करवा रहा है दूसरी चीज से, उसमें हम प्रज्यूम कर लेंगे, शैल प्रिजम्पशन आएगी कि इसकी इंटेंशन थी ये चीज को करने के लिए, अनलेस कॉन्ट्रेरी प्रूव ना हो। तो इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट अगर हम देखें तो मेन पहला इंग्रेडिएंट है कि एक चीज को दूसरी चीज से रिजेंबल करवा रहा है कोई पर्सन। दूसरा क्या चाहे तो उसकी इंटेंशन हो या नॉलेज हो। ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है, कोर्ट मीन्स अ जज who is empowered by law to act judicially alone or a body of judges। तो कोर्ट एक सिंगल पर्सन, जो सिंगल जज है वो भी कोर्ट हो सकता है, और बॉडी ऑफ पर्सन भी जज हो सकते हैं। जैसे बेंचेस होते हैं हाई कोर्ट के अंदर, सिंगल बेंच, डबल बेंच, तो वो एक जब अकेला भी एक्ट कर रहा है तब भी जज है वो, अगर वो कहते हैं बॉडी में एक्ट कर रहा है तब भी वो कहते हैं कोर्ट है वो। तो कल्ला जज भी, एक अकेला जज भी कोर्ट है, और जहाँ मल्टीपल पर्सन मिलके बैठे हुए हैं, जो जजेस बैठे हैं, जो बेंच बैठा हो, वो भी कोर्ट है। हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली एज ए बॉडी व्हेन सच जज और बॉडी ऑफ जज इज एक्टिंग जुडिशली। तो इसको जब भी हम रीड करेंगे सेक्शन 2 क्लोज 16 के साथ करेंगे, वहां जज की डेफिनेशन दी हुई है। तो जज का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, अ पर्सन हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव अ डेफिनेटिव जजमेंट। जो डेफिनेटिव जजमेंट देगा, डेफिनेटिव जजमेंट क्या होगा कि अगर बाई चांस अपील उसकी गई, अपील भी चली गई या अपील उसकी नहीं गई, तो वहां पे अगर कोई भी मतलब आज जजमेंट आ गया और उसकी कोई अपील नहीं गई, वो जो टाइम था वो लैप्स हो गया, तो डेफिनेट हो जाएगी, उसको चेंज नहीं कर सकते। इफ नॉट अपील्ड अगेंस्ट वुड बी ए डेफिनेटिव। नेक्स्ट है हमारा डेथ, ये हमने पढ़ी लिया था। नेक्स्ट डेफिनेशन है वो हमारी डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टली मीन्स एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग। इंटेंशन होनी चाहिए क्या कॉज करने के लिए, रोंगफुल गेन टू वन पर्सन और रोंगफुल लॉस टू अनदर पर्सन। तो इससे पहले हमें समझनी पड़ेगी जो रोंगफुल गेन और रोंगफुल लॉस क्या होता है। रोंगफुल गेन को डिफाइन करा है सेक्शन 2 क्लोज 36 में। रोंगफुल गेन मीन्स बाय अनलॉफुल मीन्स, जहां पे कोई पर्सन बाय अनलॉफुल मीन्स क्या कर रहा है, कुछ गेन कर रहा है, बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी, किसी चीज का, प्रॉपर्टी का गेनिंग। और क्या गेन कर रहा है वो, गेनिंग जो लीगली एंटाइटल्ड ना हो। वो पर्सन, कोई पर्सन गेन कर रहा है जिस चीज के लिए वो लीगली एंटाइटल्ड ना हो। लाइकवाइज रोंगफुल लॉस क्या है कि जहां पर्सन क्या कर रहा है, रोंगफुल लॉस कर रहा है किसी पर्सन को जहां पे वो पर्सन एंटाइटल्ड। फॉर एग्जाम्पल, किसी का पर्स है, मैंने क्या करा, उसको उठा लिया, तो यहां पे क्या हुआ कि मुझे रोंगफुल गेन हुआ, पर उस पर्सन को क्या हुआ, रोंगफुल लॉस हुआ। अगर हम देखें यहाँ पे, अगर आप टेम्पररी भी किसी चीज को उठा रहे हो वहां से, तब भी क्या होगा, वो रोंगफुल लॉस या रोंगफुल गेन की डेफिनेशन में ही आएगा। इसका एग्जांपल है KN मीमा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। यहाँ पे कुछ कैडेट थे, उन्होंने क्या करा, हेलीकॉप्टर ले गए वो बियॉन्ड परमिशन थी उनकी भी, इस लिमिट के बाहर नहीं जाओगे,
और उसने क्या करा, पाकिस्तान में जाके लैंड कर दिया। उसने बाद में डिफेंस लिया। अब देखो हमारी 400-500 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, उसने क्या करा, पाकिस्तान में उसकी थी तो इंटेंशन, बट उसने एक डिफेंस लिया कि बोलते मेरा ना पेट्रोल खत्म हो गया था, नो डाउट मैं लिमिट से बाहर चला गया, बट टेम्परेली तो गया, मेरे को वापस आना था, बट उसका क्या फ्यूल खत्म हो गया, तो इसलिए वहां पे लैंड कर दिया मैंने। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला इवन टेम्परेरी भी अगर आप करोगे ना, तब भी आप हेल्ड लाइबल होगे इस केस में। अब डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी क्या होगी, प्रॉपर्टी की होगी, किस चीज से रिलेशन है, प्रॉपर्टी से रिलेशन है ये। और इंटेंशन क्या होनी चाहिए उसकी, रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस करने के लिए। अगर इसमें देखें हम, उस पर्सन के ना इमीडिएट उस पर यहाँ पे इंटेंशन क्या है कि रॉन्गफुल लॉस या रॉन्गफुल गेन करने के लिए, तभी वो कहते हैं डिसऑनेस्टली हो गए। फॉर एग्जांपल मैंने किसी की चाबी ले ली या किसी का पर्स उठा लिया, ठीक है, बट यहाँ पे मेरी इंटेंशन क्या थी, उसको कहते हैं लेसन सिखाने के लिए। ये क्या करता है, जैसे मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, अपना जो वॉलेट होता है ना उसको ना कहीं पे भी छोड़ देता हूँ, तो क्या करते हैं अपने पास छुपा के रख लेंगे वो। अब उसने क्या करा, अपने पास छुपा के रखा है उसको, वहां उसकी कहते हैं रोमफुल गेन करने की या रोमफुल लॉस करने की नहीं है। वो देख रहे हैं भी, मुझे टेस्ट कर रहे हैं कि एक बार इसके मन में ना ये होगा भी मैंने पर्स गुम कर दिया, वॉलेट गुम कर दिया, तो वहां पे मेरे को लेसन सिखा रहे हैं कि अपनी चीजों को केयरफुल रख। तो यहाँ पे इंटेंशन क्या है उसकी, टीचिंग लेसन, तभी वो डिसऑनेस्टली होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जहां पे उसकी कहते हैं रोमफुल गेन या रोमफुल लॉस की जो इंटेंशन होगी, तभी वो डिसऑनेस्टली होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस। कोई भी मैटर एक्सप्रेस किस पे किया है, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर एक्सप्रेस किया हुआ है, किसके मीन्स के द्वारा, बाय लेटर, फिगर और मार्क। इसको याद कर लेना, ये जो BSA है हमारी भारतीय साक्षर अधिनियम, सेम डेफिनेशन है इनकी। तो कई बार प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेटर, फिगर्स और मार्क्स, ठीक है। तो लेटर क्या हो गया कि जो कहते हैं हमारे अल्फाबेटिकल लेटर्स है उसके थ्रू, या फिगर, कोई फिगर में क्या होगा कि कोई फोटोज वगैरह बना दी या कोई इशारा बना दिया इधर उधर, या मार्क्स, मार्क्स में क्या होगा, कोई जमीन पे हमारे मार्क्स हैं, कोई टायर का मार्क है, अभी यहाँ से कोई पैर का मार्क है, अभी इस पर्सन का है, खून के मार्क्स है दीवार पे, तो ये सारे क्या होगा, अपॉन एनी सब्सटेंस। तो सब्सटेंस कोई पेपर नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, दीवार, धरती, पर्दा, इवन मैच स्टिक पे। जैसे एक केस में क्या हुआ था कि मैच स्टिक पे उसने लिख दिया था, विल बना दी थी अपनी, तो वो भी कहते हैं डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन के अंडर आई थी और वो प्रॉपर विल मानी गई थी। और मोर देन एनी ऑफ द मीन्स, मतलब इन किसी भी मीन्स के थ्रू, किसी मार्क्स भी है, साथ में कुछ लिखा भी हुआ है, बहुत सारी चीजें, या कुछ ड्रॉ भी किया हुआ है। एंड इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं वो भी कहते हैं डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में गए। अब क्या होगा, इंटेंडेड टू बी यूज्ड, इसमें क्या है कि इंटेंशन है उनको यूज करने के लिए एज ए एविडेंस, तब होगा। और विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ ए मैटर। तो यहाँ पे क्या है कि अगर उसकी इंटेंशन टू यूज है, उसको एक डॉक्यूमेंट बनाना है, तब भी वो होगी। अगर उसकी कहते हैं इंटेंशन ना भी है बट वो एविडेंस की तरह यूज हो जाए, तब भी वो कहते हैं डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में ही आएगा। जो इसकी एक्सप्लेनेशन 1 कहते है, इट इज इमेटीरियल बाय व्हाट मीन्स और अपॉन व्हाट सब्सटेंस। अभी किसी भी सब्सटेंस में लेटर, फिगर और मार्क्स की तरह फॉर्म करा है, वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर और विच मे बी यूज्ड इन अ कोर्ट और नॉट। उसकी इंटेंशन हो या ना हो, तब भी क्या होगा, वो एविडेंस की डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन के अंदर आएगा। जिसकी एक्सप्लेनेशन 2 है, इसमें स्पेसिफिकली अगर देखें वो क्या बोल रहा है, वट एवर इज एक्सप्रेस्ड बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर और मार्क्स एज एक्सप्लेन्ड बाय मर्केंटाइल और अदर यूसेज। अब यहाँ पे क्या है, मर्केंटाइल लॉ है या कोई अदर यूसेज है, shall be deemed to be expressed by such letter or figure marks within the meaning of this section, although the same not be actually expressed। अगर कोई यूसेज है, कोई कस्टम की तरह लगा लो कि अगर ये चीज करोगे आप, जैसे मंडीज में होती हैं अपने, या कोई मर्केंटाइल लॉ है, तो वहां पे इस चीज का मतलब ये होगा। अगर वो चीज हम नहीं कहते उसी जगह पे वैसे यूज करिए, तो उसका मतलब वैसा ही इंटरप्रेट करा जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल चेक होता है, चेक के पीछे जो 2 बार अगर साइन कर दोगे आप, तो इट मीन्स क्या है कि जिसके हाथ में है चेक आप उसको ही दोगे, उसको ही आप पैसे दोगे। जरूरी नहीं है कि कहते ड्रॉवर के थ्रू ही होगा। अब मैंने अपना चेक है, चेक के ऊपर पीछे अगर 2 साइन कर दिए, तो ये क्या है कि मैं आगे ट्रांसफर कर सकता हूं। अगर मैंने एक्स पर्सन को दिया है तो मेरे भी हाथ पे वो पैसे निकलवा सकता है। अगली डेफिनेशन है हमारी फ्रॉडलेंटली। फ्रॉडलेंटली मीन्स
एनीथिंग विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। अब ये डेफिनेशन है थोड़ी सी सिमिलर लग रही है हमें डिसऑनेस्टली की तरह, बट ये सिमिलर नहीं है। फ्रॉडलेंटली मीन्स एनीथिंग विद इंटेंशन टू डिफ्रॉड, इंटेंशन टू डिफ्रॉड होनी चाहिए यहाँ पे इस केस के अंदर। अब डिफ्रॉड क्या होता है, डिफ्रॉड के अंदर आएगा डिसीट प्लस इंजरी। डिसीट हो गया धोखा, किसी को धोखा दिया प्लस उसकी इंजरी हुई, बट नॉट अदरवाइज। अब इसमें क्या वर्ड यूज हुआ है, नॉट अदरवाइज। तो अगर जहां किसी पर्सन को इंजरी नहीं हुई ना, यहां जहां सिर्फ सिंपल धोखा धोखा देना है मेरा, पर उसको इंजरी कोज करना नहीं है, तो फ्रॉडलेंटली में नहीं आएगा। तो जो कहते हैं डिसीट प्लस इंजरी होगी, तब इसमें कहते हैं फ्रॉडलेंटली की डेफिनेशन में आएगा। ऐसे ही सर स्टीफन जेम्स ने इसको बताया था कि टू डिफ्रॉड का मतलब क्या होगा, डिसीट होनी चाहिए किसी पर्सन के साथ साथ, दूसरी साथ साथ इंजरी होनी चाहिए। अब इसका कहते हैं एक एग्जांपल है डॉक्टर विमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। एक लेडी थी, एक डॉक्टर थी, उसने क्या करा, अपनी माइनर गर्ल के नाम पे एक गाड़ी ले ली। बाद में उसने क्या करा, जो उसके इंश्योरेंस पेपर्स थे उस पर खुद साइन कर दिए। जो इंश्योरेंस फॉर्म भरते हैं हम स्टार्टिंग में, लड़की के नाम से साइन कर दिए उसने। तो क्या हुआ, एट द एंड जब उसकी गाड़ी ठुकी तो इंश्योरेंस कंपनी ने केस कर दिया। बोलते इसने क्या करा, अपनी बेटी को बन के इसने क्या करा, डिसीट करी है यहाँ पे, अपनी बेटी दिखावा करा, ढोंग करा कि ये क्या है, नालनी है, बट एक्चुअल में क्या थी, विमला थी। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने उसको लाइबल कर दिया, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहाँ डिसीट है नो डाउट, बट इंजरी नहीं है। दैट्स वाई वो क्या कहते हैं, फोर्जरी के केस में नहीं आएगी वो। तो इसमें जो वर्ड जो फ्रॉडलेंटली है मेनली यूज कहाँ पे होता है, ये यूज हो रहा है हमारे कहते हैं काउंटरफिटिंग कोइंस में या फोर्जरी वाले जैसे केसेस में, तो वहां पे यूज होता है। बट जहां पे ये वर्ड डिसऑनेस्टली है, ये क्या चोरी जैसे केसेस में यूज होता है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो दिखते हमें सिमिलर है, बट इनके बीच में मेनली डिफरेंस क्या है कि जो फ्रॉडलेंटली है वहां पे मेन इंग्रेडिएंट क्या है, डिसीट है। डिसीट क्या होगा, डिसीट प्लस इंजरी होगी। जो डिफ्रॉड है डिसीट होगा, धोखेबाजी होगी। बट यहाँ पे जो डिसऑनेस्टली फ्रॉड, डिसऑनेस्टली के अंदर डिसीट की कोई जरूरत नहीं है, बस रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन की बुलोक कार्ट खड़ी थी वहां पे, तो मैंने क्या करा, अपने घर की तरफ ले गया, उसमें सोना रखा हुआ था, अपने पास ले गया। यहाँ क्या करा, मैंने अपने आप को रॉन्गफुल गेन कर लिया, बट यहाँ किसी को डिसीट तो नहीं करी। किसी का पर्स रखा हुआ था, मैंने उठा लिया, तो यहाँ डिसेप्शन जरूरी नहीं है, बट फ्रॉडलेंटली में डिसेप्शन जरूरी है। मैंने क्या करा, बीए की जो डिग्री थी अपनी वो नकली बना ली और एमए में एडमिशन ले लिया और पेपर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करा, डिसेप्शन करी मैंने, कहाँ पे, कॉलेज के साथ, उनको धोखा दिया मैंने। दूसरी चीज क्या है कि डिसऑनेस्टली में पिक्यूनरी लॉस या पिक्यूनरी गेन, इकोनॉमिक मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड गेन होना जरूरी है, बट फ्रॉडलेंटली के अंदर नहीं है। फ्रॉडलेंटली में तो क्या हो सकता है, कोई इंजरी किसी भी टाइप की हो सकती है। तीसरी हमारी डेफिनेशन है जेंडर। द pronoun he and its derivative are used for any person whether male, female और transgender। तो इसमें क्या बोला कि जहां पे भी कहते हैं वर्ड ही यूज हो गया, तो यहाँ पे हम ये नहीं कर रहे भी कहते हैं मेल के लिए यूज हो रहा है, इसमें हम मेल की बात कर रहे हैं, फीमेल की बात कर रहे हैं और ट्रांसजेंडर के लिए बात कर रहे हैं, अनलेस एक्सप्रेसली। इसमें क्या बोला है कि अगर बाई चांस, अब जैसे रेप वाले ऑफेंसेस हैं, तो वो कहते हैं रेप हमेशा वीमेन का ही होगा, मैन का नहीं होगा। तो वहां पे कहते हैं स्पेसिफिकली फीमेल वर्ड यूज करा हुआ है, विमेन वर्ड यूज करा हुआ है, तो वो क्या कहते हैं स्पेसिफिक ऑफेंस के बारे में बात कर रहे हैं। पर जहां पे ही यूज कर लिया तो इसमें तीनों के तीन आएंगे। तो जो ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर अर्लियर कहते हैं एक थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था कभी, तो इसको रिकॉग्नाइज करा था फर्स्ट टाइम कोर्ट ने किया था, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014। तो यहाँ पे ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज करा गया था बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद कहते हैं जो आईपीसी में इसकी कोई डेफिनेशन थी, तो बीएनएस के अंदर स्पेसिफिक डेफिनेशन लेके आए। और जैसे कुछ सेक्शंस होते हैं, जैसे सेक्शन 74, 76, 77, तो यहाँ पे मैन एज वेल एज वीमेन और जो ट्रांसजेंडर है गिल्टी हेल्ड हो सकते हैं फॉर द ऑफेंस ऑफ असोल्टिंग अ वीमेन। तो ये कहते हैं जेंडर न्यूट्रल ऑफेंस है, अगेंस्ट वीमेन है। पहले जेंडर न्यूट्रल नहीं थे इसके अंदर कुछ, तो जो बीएनएस के अंदर इसमें बना दिया स्पेसिफिकली। डेफिनेशन है हमारी, वो है गुड फेथ। नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन ए गुड फेथ विच इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है
ड्यू केयर एंड अटेंशन है। तो ये जो डेफिनेशन है गुड फेथ की, ये अर्लियर सेक्शन 52 था आईपीसी का, नाउ ये 11 सब सेक्शन 11 है। तो ये क्या है कि नेगेटिव डेफिनेशन के बारे में बात कर रहा है गुड फेथ की, यहाँ पॉजिटिव डेफिनेशन नहीं है कि, क्योंकि इसका वर्ड स्टार्ट हो रहा है नथिंग और विदाउट। तो ये हमें क्या बता रहा है कि ड्यू केयर एंड अटेंशन अगर नहीं होगी तो क्या वो गुड फेथ के अंदर नहीं आएगी। तो जो जनरल क्लोजेज एक्ट है हमारी, उसका जो सेक्शन 3 सब क्लोज 2 है, वो वहाँ पे भी गुड फेथ डिफाइन करा हुआ है, बट वहाँ पे है ना वर्ड ऑनेस्टी यूज किया हुआ है। तो जहाँ पे कोई एक्ट वहाँ पे ऑनेस्टली की हुई है या गुड मोटिव के साथ की हुई है तो वो भी गुड फेथ के अंदर आएगी। बट आईपीसी के अंदर ऐसा नहीं है। अगर कोई किसी पर्सन ने स्टूपिडली कोई एक्ट कर दी, बेशक ऑनेस्टली करी हो पर उसने स्टूपिडली कोई एक्ट करी है, तब वो कहते हैं गुड फेथ का डिफेंस नहीं ले सकता। अब ये एक मेनली डिफेंस ही हो गया ना किसी चीज का। तो फॉर एग्जांपल एक केस था उस हरभजन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। यहाँ पे किसी पर्सन के बारे में कोई गलत स्टेटमेंट दे दी। उसने क्या करा, उसने 499 आईपीसी का केस लगा दिया, डेफेमेशन का केस लगा दिया। तो उसने उसकी एक एक्सेप्शन है, तो उस 9th एक्सेप्शन का फायदा उठाने की कोशिश करी। बोलते जी गुड फेथ में मैंने बोल दी, मुझे बिलीव था। अभी कहते ये बंदा ऐसा ही होगा। तो कोर्ट ने बोला भी तुम्हारा बिलीव बिना किसी तुमने इंस्पेक्ट करे, विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन तुम पूछ सकते थे कि वेदर ये पर्सन इस करेक्टर का है कि नहीं है जो मैंने टिप्पणी करी है। तो उसने ऐसा करा नहीं। तो वहां पे क्या ड्यू केयर एंड उसकी एक्ट ऑनेस्ट होगी, बट उसकी कहती ड्यू केयर एंड अटेंशन नहीं थी। तो इसके लिए उसको कहते हैं ब्लाइंड, इसलिए उसको हेल्ड लाइबल करा गया 499 आईपीसी के अंदर। अब फॉर एग्जांपल होम्योपैथी डॉक्टर है, वो एलोपैथी मेडिसिन दे रहा है वो अपनी। उसके लिए क्या है कि किसी बच्चे को, कोई बच्चा बीमार हो गया, होम्योपैथी डॉक्टर के पास ले गए, एलोपैथी दवाई दे रहा है, उसके लिए वो ट्रेन ही नहीं है वो। स्टिल वो कहते हैं बस, बट उसका पूरी ऑनेस्टली वो पूरी मेहनत कर रहा है कि बच्चा ना बच जाए, कैसी भी तरह से बच जाए। बट क्या हुआ कि एट द एंड बच्चा एक्सपायर हो गया। तो वहां वो कहते जी सर मेरी तो कहते हैं गुड फेथ थी। बट वहां पे एब्सेंस क्या है, एब्सेंस क्या होगी हमारी ड्यू केयर एंड अटेंशन। जहां उस पर्सन की डिग्री नहीं है, स्टिल वो ऐसी मेडिसिन दे रहा है। तो ये एक नेगेटिव डेफिनेशन है। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सेंटर की भी हो सकती है और स्टेट भी हो सकती है, ये तो सिंपल है। और गवर्नमेंट ही है जो हमारा कहते हैं कोई कानून लेके आती है। हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है हार्बर। हार्बर किसी को मतलब शेल्टर देना, फूड देना, किसी की सहायता करना, मेनली सहायता है। तो ये जो हार्बर वाली जो डेफिनेशन होती है ना, किसी क्राइम होने के बाद की बात होती है। क्राइम से पहले अगर आप उसकी हेल्प कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आ जाओगे, बट बाद में उसकी हेल्प कर रहे हो तो आप कहते हैं हार्बरिंग में आओगे। जो राजीव गांधी असैसिनेशन वाला जो केस था, उसमें क्या था, कुछ लोग पहले जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी में पार्ट थे पर बाद में जो कहते हैं वहां से भागे ना हो, उन लोगों को जिन्होंने शरण दी, उन लोगों को भी कहते हैं हार्बरिंग के अंदर लाइबल करा। तो ये मेनली क्यों बनाए गए हैं सेक्शन ये, ताकि कोई भी उन लोगों को शरण ना दे जो कहते हैं क्रिमिनल्स। हार्बर इंक्लूड सप्लाइंग ए पर्सन विद शेल्टर। उसको पनाह दे रहे हो, आप घर दे रहे हो, फूड दे रहे हो, ड्रिंक दे रहे हो, मनी दे रहे हो, क्लोथ्स दे रहे हो, आर्म्स दे रहे हो, एम्यूनेशन दे रहे हो और मीन्स ऑफ कन्वेंस दे रहे हो कि इस जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो उसको। और असिस्टिंग द पर्सन बाय एनी मीन्स वेदर ऑफ सेम काइंड एज दोस एन्यूमरेटेड इन दिस क्लोज और नोट टू अवॉइड एप्रीहेंशन, कि उसको कहते हैं भगवा रहे हो, कहीं से पकड़ लिया या उसको कहते हैं पकड़ने से बचा रहे हो आप। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी इंजरी। इंजरी मीन्स एनी हार्म वेदर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी। तो इंजरी क्या है, तीनों चीजों की हो सकती है, माइंड की भी हो सकती है, रेपुटेशन की भी हो सकती है, प्रॉपर्टी की भी हो सकती है। जहां इंजरी इलीगल नहीं है, इसमें क्या बोला है, इलीगली वर्ड यूज करा हुआ है, तो वो इंजरी नहीं है इस सेक्शन के अंडर। डेफिनेशन है हमारी इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू। द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस। जो भी ऑफेंस होंगे वो तो इलीगल होंगे ही। इलीगल को हम देखें तो मेनली क्या हो गया, इलीगल जो चीज लीगल ना हो, जो चीज अनलॉफुल हो। और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, लॉ प्रोहिबिट कर रहा है ये चीज करने से। और विच फर्निश द ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन। मतलब इन्होंने क्या करा, इतनी वाइड कर दी डेफिनेशन, जो आपको क्या कर रहा है कि सिविल एक्शन करने के लिए भी एक ग्राउंड पैदा कर रहा है। एंड अ पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू वट एवर इट इज इलीगल हिम टू ओमिट।
तो जो वर्ड इलीगल है वो अनलॉफुल की तरह है, जो जस्टिफाइड नहीं है, जो लॉ मना कर रहा है। इसमें क्या आ गया हमारा हमारे ऑफेंस प्रोहिबिटेड बाय लॉ और विच फर्निश ए ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन। तो जैसे अगर हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो एक्ट कर केस कर सकते हैं सेक्शन 73 के अंदर फॉर कंपनसेशन के लिए, तो वो भी इलीगल के अंदर आ गया। दूसरा हमारा लीगली बाउंड टू डू। अब पर्सन क्या है कि लीगली बाउंड टू डू, तो लीगली बाउंड टू डू कब होगा पर्सन, जब कहते हैं अगर वो ओमिट करेगा तो अगर वो इलीगल हो जाएगी एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पर्सन की ड्यूटी है अपनी वाइफ को मेंटेन करना, चिल्ड्रन को मेंटेन करना और कहते हैं अपने एज पेरेंट्स को, जहां उस ड्यूटी को वो कहते हैं ओमिट कर रहा है तो वो कहते हैं इलीगल बन जाएगी। तो उसकी ड्यूटी क्या, लीगली बाउंड ड्यूटी क्या है उसकी, उनको मेंटेन करना। अगर वो मेंटेन नहीं कर रहा तो ये एक्ट इलीगल है। बट अगर कोई पर्सन वैसी एक्ट को रिफ्यूज कर रहा है जो मियर चैरिटी की एक्ट है, किसी को कोई भूखा था, गरीब था, मैंने पैसे नहीं दिए, तो इलीगल नहीं है। कोई डूब रहा था, उसको नहीं बचाया मैंने, तो इलीगल नहीं है। हाँ, ये कहीं ना कहीं इमोरल एक्ट जरूर है कि किसी डूबते को मैंने बचाया नहीं, बट ये क्या है, इलीगल एक्ट नहीं है। सेक्शन 2 क्लोज 16 ये जज की डेफिनेशन के बारे में बात कर रहा है। जज मीन्स अ पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज ए जज, कि वो पर्सन जिसको कहते हैं स्पेसिफिकली ऑफिशियली जज बनाया गया हो या जिसको कहते हैं जज बोला गया हो। एंड इंक्लूड्स ए पर्सन, तो जहां वर्ड इंक्लूड आ गया तो ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। तो हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव इन लीगल प्रोसीडिंग सिविल क्रिमिनल अ डेफिनेटिव जजमेंट, कि जो कहते हैं सिविल हो क्रिमिनल हो उसमें एक डेफिनेटिव जजमेंट दे, जहां पे अगर उसकी कोई अपील नहीं गई तो फाइनल हो जाएगी। सेकंड, हु इज वन ऑफ ए बॉडी और ए पर्सन विच बॉडी ऑफ ए पर्सन इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव अ जजमेंट, जहां कहते हैं कई बार क्या करते हैं, सिंगल पर्सन नहीं एम्पावर होता, कुछ मल्टीपल पर्सन करके ही वो जजमेंट दे सकते हैं, जैसे बोर्ड, तो वहां बोर्ड के जो मेंबर्स भी होंगे तो वो जज होंगे। इलस्ट्रेशन इसकी, तो इसमें क्या बोला गया है कि अ मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए चार्ज ऑन विच ही हैज पावर टू सेंटेंस अ फाइन और इम्प्रिजमेंट विद और विदाउट अपील इज ए जज। तो एक मैजिस्ट्रेट है वो भी क्या होगा, जज होगा। तो जो सिविल केसेस है उसमें देखो सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, तो कोई इशू नहीं आता, पर जो क्रिमिनल केसेस होते हैं तो यहाँ जो सबसे लोअर होता है वो मैजिस्ट्रेट होता है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, फिर उसके बाद सीजीएम चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, देन उसके बाद कहते हैं एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज या सेशन जज। तो जो सेशन जज की जो कहते हैं जज की जो टर्मिनोलॉजी है ना वो कहाँ पे आई, वो आई हमारी कहते हैं एडीजेस या एएसजेस के आसपास, ठीक है। तो यहाँ जो लोअर जुडिशरी है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट टर्म यूज हुआ है, तो उसको क्लियर करने के लिए इलस्ट्रेशन है कि जज के अंदर क्या होगा कि एक मैजिस्ट्रेट भी जज ही होगा। नेक्स्ट है लाइफ। लाइफ मीन्स द लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग अनलेस कंट्रारी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। अभी हमने थोड़ी देर पहले डेफिनेशन पढ़ी थी डेथ की, डेथ किसकी होगी, ह्यूमन बीइंग की होगी, तो यहाँ लाइफ की भी किसकी बात हो रही है, ह्यूमन बीइंग की ही बात हो रही है। 18 लोकल लॉज। लोकल लॉ मीन्स ए लॉ एप्लीकेबल ओनली टू ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ए इंडिया, जहां कोई भी लॉ एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए बनाया है तो लोकल लॉ होगा। फॉर एग्जांपल हरियाणा में जो स्नेचिंग थी उसके लिए स्पेशल लॉ था 379A एंड 379B, तो वो क्या था कि हरियाणा में अप्लाई कर रहा था, तो डेट्स वाई क्या है कि वो लोकल सिर्फ उस जुरिडिक्शन पे अप्लाई कर रहा है, उस पर्टिकुलर एरिया पे अप्लाई कर रहा है, तो वो लोकल लॉ है। जर्नल लॉ है, जैसे अब BNS है, ये क्या है, जर्नल लॉ है। जर्नल लॉ क्या हो गया कि पूरे इंडिया पे अप्लाई कर रहा है हमारा, बट ये लोकल लॉ क्या हो गया, पर्टिकुलर एरिया पे अप्लाई कर रहा है। जैसे कुछ अमेंडमेंट्स भी थी जो कहते सिंपल पंजाब में अप्लाई कर रही थी, या हम कभी कोई एक्ट पढ़ेंगे तो उसके नीचे क्या होता है कि कुछ अमेंडमेंट्स होती हैं जो पर्टिकुलर क्या होती है स्टेट के लिए होती है, वो भी काइंड ऑफ एक लोकल लॉ ही है। मैन, मैन मीन्स मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, तो इसमें वर्ड क्या लिखा हुआ है, एनी एज, कि जहां मैन वर्ड यूज हुआ है या जहां फीमेल वर्ड यूज हुआ वो भी एनी एज की होगी। तो अब ये किस चीज़ में हेल्प कर रही है हमारी डेफिनेशंस, कि जहाँ रेप है, रेप सिर्फ सिंपल वीमेन का होगा, आदमी का कभी रेप हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो मैन है, रेप कौन करेगा, मैन करेगा। मैन कौन सा, किसी भी कहते हैं किसी भी एज का, कोई एक वीमेन रेप कर ही नहीं सकती किसी दूसरी वीमेन का, तो किसी भी एज का जो मैन है वो रेप कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा मंथ एंड ईयर। तो जो मंथ एंड ईयर है, जो कैलेंडर है, ये हमारा कौन सा होगा, wherever the word month or the year is used, it is to be understood that the month or the year is to be reckoned according to the Gregorian calendar। जो ब्रिटिश कैलेंडर है हमारा, जो हम यूज करने हैं,
तो ये जिसके अकॉर्डिंग आज 2024 हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम कहते हैं इसमें भी कैलकुलेट करेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखने की बात है, जिस दिन कोर्ट ने सेंटेंस पास करा वो वाला दिन भी इंक्लूड होगा सजा के अंदर। नेक्स्ट है हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे एवरी डिस्क्रिप्शन आ गया। जो पहले थी हमारी डेफिनेशन वो कहीं ना कहीं आईपीसी के अंदर इतनी वाइडर नहीं थी, बट यहाँ पे एवरी डिस्क्रिप्शन कह दिया। वो टेंजिबल हो, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, कॉर्पोरियल हो, इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी हो, तो सारी की सारी इंक्लूड होगी। एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग विच इज अटैच टू द अर्थ। तो लैंड, अब ये मूव नहीं हो सकता ना, अगर कोई धरती है तो मूव कैसे होगी वो, बट या जो चीज उसके अंदर एम्बेडेड है, उसके अंदर खोद के अच्छे से डाली हुई है, या पेड़ है, जब तक वो उसके ऊपर लगा हुआ है तब तक क्या होगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। जैसे उसको काट दिया वो कहते हैं मूवेबल हो जाएगी। कोई चीज फास्ट है, दीवार में अच्छे से कोई चीज खुंटी काट रखी है, तो क्या है वो, तो वो भी क्या होगी, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। बट जैसे ही कहते हैं उसको सीवियर कर लिया हमने, जैसे उसको उखाड़ लिया, तो मूवेबल प्रॉपर्टी बन गई वो। नंबर, अनलेस द contrary appears from the context, words importing the singular number includes the plural number and the words importing the plural number includes the singular number। अब इसमें क्या है कि सबसे पहली चीज क्या कि नंबर में क्या होगा, अनलेस द contrary appear, अनलेस स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ ना कोई चीज, तो जहां सिंगल वर्ड है या सिंगल पर्सन की बात हो रही है तो वहां प्लूरल पर्सन भी होंगे, जहां प्लूरल की बात हो रही है वहां पे सिंगल्स भी आएंगे। अब फॉर एग्जांपल मर्डर, अ मैन कमिटिंग अ मर्डर, बहुत सारे लोग मिलके भी तो कर सकते हैं मर्डर। या थेफ्ट, एक पर्सन क्या, दो बहुत सारे मिलके भी कर सकते हैं, दो पर्सन मिलके भी कर सकते हैं, नो डाउट। अगर 5 हो गए तो कहते हैं अलग बन जाएगा, तो डकैती उसमें फॉर्म में चला जाएगा। तो वो डिपेंड करता है। जब रोबरी है, रोबरी कहते हैं 2 पर्सन 3 पर्सन कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। जैसे ही 5 पर्सन होंगे या उससे ज्यादा होंगे तो डकैती बन जाएगी वो। ओथ, oath includes a solemn affirmation substituted by law for an oath and any declaration required or authorized by law to be made before a public servant or to be used for the purpose of proof whether in court or not। अब इन्होंने क्या बोला है, ओथ, ओथ इंक्लूड्स ए सोलेमन एफर्मेशन। ओथ क्या होता है कि जो शपथ लेते हैं हम, भगवान को हाजिर नाजिर मान के कोई हम शपथ लेते हैं। अफर्मेशन क्या है, अफर्मेशन क्या होता है कि आदमी, जो बंदा नास्तिक है वो अफर्म कर रहा है वो चीज, वो भगवान की कसम नहीं खा रहा, बट वो कह रहा है कि जो मैं बोलूंगा वो सच बोलूंगा। तो ओथ के अंदर कहते हैं अफर्मेशन भी इंक्लूड होगा। सब्स्टिट्यूटेड बाय लॉ फॉर एन ओथ एंड एनी डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड और ऑथराइज्ड बाय लॉ टू बी मेड बिफोर ए पब्लिक सर्वेंट। जो हमारे एफिडेविट्स वगैरह होते हैं ये भी ऑन ओथ होते हैं। और टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रूफ वेदर इन कोर्ट और नॉट, एफिडेविट्स। नेक्स्ट है हमारा ऑफेंस। एक्सेप्ट इन द चैप्टर्स and section mentioned in subsection A and B, the word offense means a thing made punishable by this संहिता। एक नेगेटिव डेफिनेशन है। अगर देखें हम जो सबसे पहले हम कहाँ से पढ़ेंगे इसको, ऑफेंस यहाँ से पढ़ें। अगर हम ऑफेंस मीन्स अ थिंग पनिशेबल बाय दिस संहिता, तो ऑफेंस क्या हुआ कि जो चीज पनिशेबल बनाई है इस संहिता ने, अदरवाइज कोई चीज ऑफेंस नहीं है, बस इस संहिता ने जो ऑफेंस बनाया है। एक्सेप्ट, अब पढ़ेंगे स्टार्टिंग से, एक्सेप्ट द चैप्टर एंड सेक्शन मेंशन्ड इन क्लोज ए एंड बी। जो इनके अंदर है क्लोज ए एंड बी, इसके लिए अलग रूल अप्लाई करेगा। तो ऑफेंस क्या है एज पर बीएनएस, जो कहते हैं इस संहिता ने ऑफेंस बनाए हैं, ठीक है, जो पनिशेबल बना दिए उन्होंने। अब क्या है, पहले हम पढ़ते हैं। इन चैप्टर 3 एंड इन द फॉलोइंग प्रोविजन नेमली सबसेक्शन 2, 3, 4, 5 ऑफ सेक्शन 8, सेक्शन 9, 49, 50, 52, 54 सो एंड सो ऑन, एंड ये सारे सेक्शन आगे, एंड सेक्शन ये 308, सब सेक्शन 2 ऑफ 330। द वर्ड ऑफेंस, अब यहां से पढ़ना जरूरी है। द वर्ड ऑफेंस मीन्स अ थिंग पनिशेबल अंडर दिस संहिता। इस संहिता में जो पनिशेबल है वो तो है, और अंडर एनी लोकल और स्पेशल लॉ। तो जो लोकल एंड स्पेशल लॉ में पनिशेबल होगा ना, इन सेक्शन के अंडर जहां वर्ड ऑफेंस होगा कि कोई चीज है, कोई लोकल लॉ में पनिशेबल है, फॉर एग्जांपल स्नैचिंग था जैसे पहले हरियाणा के अंदर, बट यह नॉर्मली था नहीं, तो वो चीज भी अभी जैसे कुछ इसमें एक सेक्शन कॉन्स्पिरेसी वाला है, वहां पे वर्ड ऑफेंस लिख दिया, व्हेन अ पर्सन डज ए ऑफेंस इन बाकी लोगों के साथ मिलके, तो वहां वर्ड में क्या होगा, जो लोकल लॉ में भी है ना या स्पेशल लॉ में, तो वो भी कहते हैं इंक्लूड होगा यहाँ पे।
और दूसरा जो क्लोज बी है, इन सब सेक्शन 1 ऑफ 189, 211, 212, 238, 239, 249, 253 एंड सब सेक्शन 1 ऑफ 329, द वर्ड ऑफेंस शैल हैव द सेम मीनिंग which the act punishable under the special law or the local law is punishable under such law within the imprisonment for a term of 6 months or more with or without fine। तो यहाँ पे क्या करें, बोलते अगर बाई चांस इन सेक्शन के अंदर जहां ऑफेंस लिखा हुआ है उसमें भी लोकल लॉ एंड स्पेशल लॉ के ऑफेंस हम मानेंगे, बट कंडीशन क्या होगी उसमें उन लोकल लॉ एंड स्पेशल लॉ के अंदर 6 मंथ या उससे ज्यादा की पनिशमेंट होनी चाहिए। अगर उससे कम हुई तो वो ऑफेंस नहीं है अंडर दीज डेफिनेशंस। नेक्स्ट है ओमिशन। ओमिशन हमने एक्ट के साथ पढ़ लिया था। नेक्स्ट है पर्सन इंक्लूड एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। तो पर्सन के अंदर कंपनी भी आएगी, एसोसिएशन भी आ जाएगी और बॉडी ऑफ पर्सन भी आ जाएगी। तो यहाँ पब्लिक की बात हो रही है, वो सारे के सारे इंक्लूड हो सकते हैं, कंपनी भी इंक्लूड हो सकती है। तो नो डाउट कहते हैं मर्डर की एक कंपनी नहीं कर सकती, बट बाकी जैसे एनवायरनमेंट के खिलाफ जो ऑफेंस हो गए या कहते हैं कोई चीटिंग के ऑफेंस हो गए, ये चीजें कंपनी कर सकती है। तो उन लोगों को भी इंक्लूड करने के लिए ये स्पेशल आया है। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक इंक्लूड एनी क्लास ऑफ पब्लिक और कम्युनिटी। तो ये जो सेक्शन है स्पेसिफिकली क्या है कि जो स्पेशल ग्रुप है, क्लास है, जो लार्ज पॉपुलेशन है उसको वो कवर कर रहा है, क्योंकि जो ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक है, पब्लिक के अगेंस्ट भी हो सकता है, पब्लिक भी कर सकती है। तो उसको करने के लिए इसमें क्या बोला, किसी भी क्लास के लोग हो सकते हैं या किसी कम्युनिटी के लोग भी हो सकते हैं। हमारा पब्लिक सर्वेंट मीन्स ए पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन। अब जो ये डिस्क्रिप्शन में है अगर वैसा है तो पब्लिक सर्वेंट है। एवरी कमीशनड ऑफिसर इन आर्मी नेवी और जो कमीशनड ऑफिसर हैं वो होंगे पब्लिक सर्वेंट आर्मी वगैरह में। दूसरा एवरी जज, कोई भी जज होगा जो इंक्लूडिंग होगा अपनी डिस्चार्ज हिमसेल्फ और एज ए मेंबर, की कहते हैं खुद भी कर सकता है एज ए जज अपने फंक्शन को एक्सरसाइज, या एज ए मेंबर उसके बॉडी के कर रहे हैं। एवरी ऑफिसर ऑफ कोर्ट, या फिर कहते हैं नेक्स्ट है हमारा कोई भी एसेसर और मेंबर ऑफ पंचायत जो असिस्ट कर रहा है कोर्ट को। तीसरा आर्बिट्रेटर भी होगा जिसपे कोर्ट ने ड्यूटी लगा रखी है। चौथा इसमें होगा कि कोई भी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ही इज एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट, जो कन्फाइनमेंट में किसी पर्सन को रख सके वो भी होगा इसमें। या कोई भी ऑफिसर जो प्रिवेंट कर सकता है ऑफेंस को या ब्रिंग ऑफेंडर टू जस्टिस, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। कोई भी ऑफिसर जो प्रॉपर्टी को ले सकता है, कीप कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, या कोई भी पर्सन जो सर्वे कर सकता है, असेसमेंट कर सकता है टैक्स के लिए, वो भी होगा। या कोई भी पर्सन जो इलेक्टोरेट रोल को रिवाइज कर सकता है। और लास्ट है हमारी अब एवरी पर्सन जो सर्विस, जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी पर्सन इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट, जिसको कहते हैं पे मिल रही है या उसको फीस मिल रही है, कमीशन भी मिल रही है ना, वो पर्सन भी कहते हैं पब्लिक पर्सन के अंदर आएगा। इन परफॉर्म क्यों मिल रहा है उसको, एक पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। दूसरा है इसमें, या कोई भी पर्सन लोकल अथॉरिटी से अगर पे ले रहा है और क्या पब्लिक ड्यूटी करने के लिए, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। एक्सप्लेनेशन बता रही है इसकी, अ पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन, किसी भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है वो, तो वो कहते हैं पब्लिक सर्वेंट ही होगा, वेदर उसको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है या नहीं किया है। और जो पर्सन एक्चुअल पोजेशन में है उस पब्लिक सर्वेंट की सिचुएशन की, अगर उसमें थोड़ा बहुत लीगल डिफेक्ट भी है ना, तब भी हम उसको पब्लिक सर्वेंट ही कहेंगे। और जो इलेक्टोरेट रोल करवाने वाली बात थी, जो इलेक्शन करवा रहे हैं पब्लिक सर्वेंट, वो कौन से इलेक्शन करवाएंगे, लेजिस्लेटिव, म्युनिसिपल और अदर पब्लिक अथॉरिटी के जो भी इलेक्शन होंगे, तो वो लोग भी कहते हैं पब्लिक सर्वेंट की उसमें आएंगे। तो इसमें स्पेसिफिक इलस्ट्रेशन में लिखा हुआ है, अ म्युनिसिपल कमिश्नर इज ए पब्लिक सर्वेंट। तो अब ये जो स्पेसिफिक डेफिनेशन पढ़नी क्यों जरूरी है, क्योंकि ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट वो और ये ऑफेंस बाय पब्लिक सर्वेंट, ये दोनों हीनियस है। कि पब्लिक सर्वेंट है, उसकी ड्यूटी है गवर्नमेंट का काम करना, अगर उसको हिंडर कर रहे हो तो एक सीरियस ऑफेंस है। और एक पब्लिक सर्वेंट जब ऑफेंस कर रहा है, उसकी ड्यूटी है पब्लिक को सर्व करने के लिए, उसी पब्लिक के खिलाफ अगर वो अपनी पावर को मिसयूज करते हुए अगर वो कोई ऑफेंस कर रहा है, तो एक थोड़ा हीनियस ऑफेंस बन जाता है। तो उन पर्सन्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, दैट्स व्हाई डेफिनेशन स्पेसिफिकली मेंशन कर रही है। रीजन टू बिलीव, अ पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव अ थिंग इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। इसको ना पढ़ने के लिए सबसे पहली डेफिनेशन हमें पढ़नी चाहिए वॉलेंटरी। वॉलेंटरली क्या बोलता है, अ पर्सन इज सेड टू कॉज
एन इफेक्ट वॉलेंटरली व्हेन ही कॉज इट बाय मीन्स वेदर ही इंटेंडेड, पहली से तो इंटेंशन के साथ वो क्या कहते हैं कोई काम कर रहा है, और बाय मीन्स विच एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दोस मीन्स ही न्यू और हैड रीजन टू बिलीव, उसको नॉलेज है या उसको रीजन टू बिलीव है लाइकली टू कॉज इट। तो यहाँ पे एक वर्ड बार बार यूज हो रहा है मीन्स। तो मीन्स क्या है, मीन्स कि अब क्या है कि ये कहीं ना कहीं जो वॉलेंटरली है, ये तीन चीज इसमें बताई, इसमें इंटेंशन, नॉलेज एंड रीजन टू बिलीव, ये तीनों चीज क्या है एक पर्सन के एंड माइंड के अंदर है, और माइंड को खोल के पढ़ा तो नहीं जा सकता जैसे बुक है। तो उसको कैसे देखा जाएगा कि इस पर्सन ने एक्ट करने के लिए किस मीन्स का यूज करा है, इसने किस माध्यम से एक्ट करी है, उसकी एक्ट्स क्या थी। तो ओवर जो सराउंडिंग सर्कमस्टांस है ना, उसको देख के हम बताएंगे इसकी इंटेंशन थी, नॉलेज थी या रीजन टू बिलीव थी। तो जहां किसी पर्सन की इंटेंशन होती है तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ माइंड होती है, उस पर्सन की इंटेंशन है तो क्या करेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएगा उसको एंड को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी का मर्डर करना है, तो वो क्या करेगा, एंश्योर करेगा, एक्स्ट्रा एंश्योर करेगा, और उसकी इंटेंशन होगी तो भाई मेरे को मर्डर करना है, तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएगा, वो वेपन ऐसा चूज करेगा। दूसरा, वो बार बार ऐसे वाइटल ऑर्गन्स पे मारेगा। तीसरा कि वो बार बार एक सिंगल इंजरी के बजाय ज्यादा इंजरीज करने की कोशिश करेगा। तो इंटेंशन के अंदर क्या होता है, इंटेंशन मीन्स नॉलेज प्लस डिजायर। अ पर्सन हैज नॉलेज कि मुझे पता है भी कहते हैं अगर मैं ये इस जगह पे उसके कहते गंडासी मारूंगा तो वो मर जाएगा, ठीक है, बट मेरी डिजायर भी है कि मेरी डिजायर है कि उसको ये मेरे को अचीव करना है, एंड गोल अचीव करना है। तो क्या कर रहा है वो, कहते हैं स्पेसिफिकली वही मार रहा है और एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहा है। तो ये क्या, अगर मेनली क्या कि एक बंदे की फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंस है, पर्सन ऐसे मर सकता है, ये चोरी ऐसे हो सकती है, और वो क्या कर रहा है कि स्पेसिफिकली उसी तरीके से उसको कर रहा है। नॉलेज क्या है कि फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंस है कि ये चीज करने से ये चीज होगी, इंटेंशन बेशक मेरी ना हो। एक चीज खास बात है कि इंटेंशन के अंदर नॉलेज तो हमेशा होगी क्योंकि उसको फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंस तो है ही है, बट नॉलेज के अंदर इंटेंशन होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि उस पर्सन के अंदर फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंस है, अवेयरनेस है, उसके कहते हैं कॉन्सिक्वेंस की, अगर ऐसा करूंगा तो वैसा हो सकता है। ये थोड़ी सी लोअर डिग्री बन जाती है, और नॉलेज प्रिज्यूम की जा सकती है पर इंटेंशन प्रिज्यूम नहीं करी जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन जो ड्रंक होता है और वो कोई ऑफेंस करे तो वहां नॉलेज प्रिज्यूम की जा सकती है अगर वो वॉलंटरी ड्रंक है तो। रीजन टू बिलीव क्या है, अ थिंग इफ ही हैज सफिशिएंट कोज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। यहाँ पे क्या है कि नॉलेज से भी थोड़ी सी लोअर डिग्री है, बट ये क्या है कि थोड़ी सस्पिशन से ज्यादा है, नॉलेज से कम, सस्पिशन से ज्यादा। तो उस जगह पे कहते हो रीजन टू बिलीव, उसके सफिशिएंट कोज होना चाहिए उस चीज को बिलीव करने के लिए। तो देखो ये तीन चीज है, माइंड की चीज है। तो अगर कोई भी बॉडी ऑफेंस है ना, उसमें पनिशेबल है, सिंपल कहते हैं हमारी इंटेंशन एंड नॉलेज। बट जो प्रॉपर्टी ऑफेंस है वहां पे कहते हैं रीजन टू बिलीव भी पनिशेबल है, अदरवाइज रीजन टू बिलीव इज नेवर पनिशेबल अंडर हमारी कहते हैं बॉडी ऑफेंस। तो हमारी एक्ट वॉलेंटरली होनी चाहिए, तभी कहते हैं लॉ में पनिशेबल होगी, अदरवाइज इट इज नॉट पनिशेबल। और वॉलेंटरली में क्या होगा, हमारा रीजन टू बिलीव, नॉलेज और कहते हैं इंटेंशन। तो अब इन तीनों को अगर हम बाइफरकेट करें, रीजन टू बिलीव अगर जैसे एक पर्सन का हम देखें, ए ने क्या करा, बी को चोरी करते हुए देख लिया गोल्ड, तो मेरे को नॉलेज है, भी कहते हैं अगर वो मेरे को सोना देने आया, ये मेरे को पता है, भी कहते हैं नॉलेज है मेरे को, भी कहते हैं चोरी का माल है। बट वही चीज अभी तो जो सोने का रेट चल रहा है वो 70 रुपये तोला चल रहा है, जो भी है वट एवर, और वही पर्सन कहते हैं मुझे कह रहा है यार 25 में ले ले, बस ले ले फटाफट। तो यहाँ पे क्या है कि रीजन टू बिलीव है, हो ना हो सके तो ये चाहे तो नकली है, चाहे ये कहते हैं चोरी का है, अदरवाइज कोई इतनी जल्दी ऐसे बेचेगा नहीं। अगर मैं उसको चेक कर लूँ वो नकली नहीं है तो पक्का चांसेस है चोरी के होंगे। तो यहाँ क्या है कि रीजन टू बिलीव आ गई। अब इसमें क्या है, अगर हम तीनों को थोड़ा सा एक उससे करें, एक को पता है भी कहते हैं बुशीज के पीछे क्या है, कोई पर्सन है, एक्स बैठा है, उसको उसने मारना है, तो क्या करेगा, उसने देख लिया वो अंदर है, उसने साउंड सुनी, उसने सब कुछ करा, उसने क्या करा, गोली चला दी, एक चलाई, दो चलाई, तीन चार चला दी उसने, लगातार एक्स्ट्रा एफर्ट लगा दिया, भाई बचना नहीं चाहिए कैसे भी तरीके से। तो ये क्या है, उस पर्सन की इंटेंशन है, नॉलेज का एग्जाम्पल होगा। वही पर्सन क्या है कि उसने थोड़ी सी आवाज सुनी, उसके स्लीपर्स देखे और उसको लगा भी हाँ हो सकता है यहाँ पे पक्का, यहाँ हो तो सकता कोई आदमी, कोई तो आदमी है, तो उसने क्या करा, गोली चला दी। या मैंने कहते कोई पर्सन है कि उसने कहते क्राउडेड प्लेस पे ही गोली चला दी,
तो उसकी नॉलेज तो है, फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंस तो कोई आदमी मर सकता है इसमें। ऐसे ही इस केस में कि वो जब उसमें है, उसने चप्पलें देखी किसी आदमी की, साउंड सुन रहा, कोई पीछे हंस रहे हैं लोग, तो यहाँ नॉलेज है कोई पर्सन तो है यहाँ पे, और उसने गोली चला दी। अब ये है कि मरे या ना मरे, गोली साइड से निकल जाए कैसे भी निकल जाए, बट नॉलेज है कि मर सकता है वो। अब आ जाती है रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव और थोड़ा कमजोर हो जाएगा इसमें। मेरे को स्लीपर्स दिख रहे हैं वहां पे और एक बार मेरे को हंसने की आवाज आई, बस इससे ज्यादा मेरे को कंफर्मेशन नहीं। तो यहाँ पे क्या कि सस्पिशन से तो ज्यादा है, क्योंकि स्लीपर्स है किसी के बाहर पड़े हैं जाड़ी के आगे, और थोड़ी सी मेरे को साउंड आई, ठीक, बट क्या कहते हैं नॉलेज भी नहीं है, अभी पर्टिकुलर कोई पर्सन है वहां पे, अब मैंने गोली चलाई, तो यहां रीजन टू बिलीव होगी। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल लॉ। जैसे लोकल लॉ था, स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ एप्लीकेबल टू ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल पोक्सो, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, तो जो बच्चों के साथ रेप के ऑफेंस होते हैं वो स्पेशल पोक्सो में आ गया। या जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो बच्चे ऑफेंस करते हैं तो उसके, तो ये क्या है कि स्पेशल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे अप्लाई कर रहे हैं, तो इस चीज के लिए क्या होगा, तो स्पेशल लॉ होगा। नेक्स्ट है हमारा वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी मीन्स ए डॉक्यूमेंट which or purports to be a document whereby any legal right is created। कोई डॉक्यूमेंट है जो लीगल राइट को क्रिएट कर रहा है, तो लीगल राइट को क्रिएट कर रहा है वो, या उसको एक्सटेंड कर रहा है, उसी राइट को, ऑलरेडी राइट है पहले कोई, उसको एक्सटेंड कर रहा है, या ट्रांसफर कर रहा है कि उसने ट्रांसफर कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, एक्सटिंग्विश कर रहा है, तो या रिलीज कर रहा है। तो जैसे कोई विल बना दी, या कोई राइट था किसी पर्सन का, उसको कर्टेल करा जा रहा है किसी एक दूसरे डॉक्यूमेंट से, कि तू सूट नहीं फाइल करेगा या तू आर्बिट्रेशन में जाएगा, वट एवर। तो इस चीज का कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। या किसी के पैसे लेने का अभी, ये मेरे से पैसे लेने का अधिकार कर रहा है, कोई एफिडेविट है। वेसल मीन्स एनीथिंग मेड फॉर कन्वेयंस ऑफ वाटर ऑफ ए ह्यूमन बींग और ऑफ ए प्रॉपर्टी। जो वाटर के थ्रू कोई भी कहते हैं ह्यूमन बींग को या प्रॉपर्टी को लाने ले जाने की बात कर रहे हैं, बोट शिप्स इनके बारे में बात कर रहे हैं, वो वेसल्स होती है। नेक्स्ट है हमारी विल। विल मींस एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। दो टाइप के डॉक्यूमेंट होते हैं, टेस्टामेंट्री, नॉन टेस्टामेंट्री। टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट वो होते हैं जो कहते हैं किसी के मरने के बाद अप्लाई करें। तो विल क्या होगी, कोई वसीयत, कोई पर्सन मर गया उसके बाद ही प्रॉपर्टी डिवाइड होगी। नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट क्या होगी, जो सेल डीड वगैरह होगी, कि आज हमने एग्जीक्यूट कर दिया, आज से ही वो काम में आ जाएगी। विमेन मीन्स अ फीमेल ह्यूमन बींग ऑफ एनी एज, किसी भी एज की लड़की, ठीक है। इसमें जहां अगर विमेन वर्ड यूज कर लिया यहाँ पे, तो वहां पे किसी भी एज की होगी, तो रेप ऑफ ए विमेन हो सकता है, वो भी किसी भी एज का हो सकता है। रोंगफुल गेन ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, रोंगफुल लॉस हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है हमारा गेनिंग रोंगफुली एंड लूजिंग रोंगफुली। अ पर्सन इज सेड टू गेन रोंगफुली व्हेन सच पर्सन रिटेन्स रोंगफुली एज वेल एज व्हेन सच पर्सन एक्वायर्स रोंगफुली। तो यहाँ पे वर्ड क्या है कि देखो कोई पर्सन रोंगफुली रिटेन कर रहा है किसी चीज को, या फिर उसको क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है रोंगफुली। अब कोई चीज थी, अपने फ्रेंड की बुक ले ली मैंने, वो ली थी मैंने थोड़े टाइम के लिए उसको वापस देने के लिए, बट उस मेरी इंटेंशन बैड होगी, तो मैंने क्या करा, अपने पास रख ली। तो यहाँ पे कहते हैं मैंने एक्वायर कर ली, उसको रख लिया अपने पास, वो रिटेन कर ली मैंने। तो चीज मेरे पास ऑनेस्ट इंटेंशन के साथ ही मैंने रिटेन कर लिया उसको, या एक्वायर करा किसी आदमी को पहले से ही उठा के ले आया मैं उसकी बुक पहले से ही। ऐसे रोंगफुली when a such person is kept out of property as well as when such person is wrongfully deprived of that property। तो इन दोनों सिचुएशन में क्या होगा, wrongfully loss होगा। जो लास्ट है हमारी, ये है हमारा पेरीमेटेरिया क्लोज। पेरीमेटेरिया क्लोज क्या होता है कि जो डेफिनेशन यहाँ नहीं है किसी और जगह से हम उठा के यूज कर सकते हैं इसमें। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस संहिता बट डिफाइंड इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो जो वर्ड्स यहाँ डिफाइन नहीं है बट वहां पे डिफाइन है, तो वहां की डेफिनेशन को हम इस एक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं फॉर द इंटरप्रिटेशन। एंड द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो BNSS की वहां से भी हम CRPC थी जो, वहां की जो डेफिनेशन है यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ऐसी कोई भी डेफिनेशन पेरीमेटेरिया क्लोज IPC के अंदर नहीं था, CRPC के अंदर नो डाउट था, बट यहाँ IPC के अंदर नहीं था। एक ये नई एंट्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।